गुड डे एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सबसे पहले देखा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा ऑर्डरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें हमने देखी, ठीक है। फिर हमने देखा जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है, इसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहते हैं तो हम म्यूटेक्स लॉक्स यूज कर सकते हैं। और ऑर्डरिंग जो है वो हम लॉक से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक नया मतलब सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव चाहिए जिसे हम कहते थे कंडीशन वेरिएबल्स। और ये म्यूटेक्स लॉक इम्प्लीमेंट करने के लिए विद द करेक्टनेस, जो इसमें करेक्टनेस की प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने देखा हमारे पास कुछ एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा जो ये कंडीशन वेरिएबल्स है, ये कंडीशन वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं। और इनमें हमारे पास दो फंक्शंस होती है, वेट एंड सिग्नल। और दोनों ये फंक्शंस जो है वेट एंड सिग्नल, ये दोनों एटॉमिक फंक्शंस है। मतलब ये नहीं कि वेट चल रहा है तो बीच में वेट के बीच में कोई स्विच होगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक वेट पूरा कंप्लीट नहीं होगा स्विचिंग नहीं होगी। वैसे ही जब तक सिग्नल पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा स्विच नहीं होगा। ये दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव के बारे में देखेंगे जिसको हम बोलते हैं सेमाफोर। सेमाफोर ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम करता है जैसे कंडीशन वेरिएबल करता है। कंडीशन वेरिएबल हमें पता है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्डरिंग के लिए यूज करते हैं। और ये कंडीशन वेरिएबल पे दो फंक्शंस अप्लाई होते हैं, वेट और सिग्नल, ठीक है। वैसे ही हमारा सेमाफोर है। सेमाफोर क्या है? सेमाफोर हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ये पर्टिकुलर ये डेटा स्ट्रक्चर है एक, ठीक है। और इस डेटा स्ट्रक्चर में एक तो डेटा एलिमेंट हो ही होता है, मतलब एक इंटीजर है, एक काउंटर है, ठीक है, जिसको हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये एक वेरिएबल है इस सेमाफोर का। और इस वेरिएबल पे दो फंक्शंस अप्लाई होती है। जैसे हमारे पास कंडीशन वेरिएबल था, कंडीशन वेरिएबल एक डेटा स्ट्रक्चर है और उस डेटा स्ट्रक्चर पे दो फंक्शंस अप्लाई होती थी, वेट और सिग्नल। उसी तरीके से हमारे पास सेमाफोर है। लेकिन डिफरेंस क्या है कंडीशन वेरिएबल और सेमाफोर में? कि सेमाफोर में एक काउंटर होता है, ठीक है, जिस काउंटर पे ये दो फंक्शंस इंप्लीमेंट होती है। कौन कौन सी फंक्शन? सेम फंक्शन है, जैसे हमारे पास यहां वेट और सिग्नल थी ना, वैसे ही यहां पर भी दो फंक्शंस है। एक फंक्शन को हम पी बोलते हैं, ठीक, और दूसरी जो फंक्शन है उसको वी बोलते हैं, पी और वी, ठीक है। या जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना, कंडीशन वेरिएबल्स में वेट और सिग्नल होता है, यहां पर भी पी को बोला जाता है इट इज ए वेट फंक्शन, और वी को बोला जाता है इट इज ए सिग्नल फंक्शन, ठीक। लेकिन आपको याद रखना है कंडीशन वेरिएबल का वेट फंक्शन का काम क्या था? जब कंडीशन वेरिएबल पे वेट अप्लाई फंक्शन अप्लाई होती थी तो उसका मतलब होता था कि जिस थ्रेड ने ये फंक्शन कॉल किया वो वेट करेगा उसकी क्यू में, उस कंडीशन वेरिएबल की क्यू में, क्योंकि हर कंडीशन वेरिएबल के साथ एक क्यू होती है। वैसे ही जब सिग्नल कोई थ्रेड करेगा, सिग्नल का मतलब है उस क्यू में, उस कंडीशन वेरिएबल के क्यू में अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है उसको निकालो और उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। यहां पर भी सेम फंक्शंस है, वेट और सिग्नल, लेकिन यहां ये फंक्शंस का काम डिफरेंट है। वो हम देखेंगे क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो नाम तो सेम है, वेट एंड सिग्नल, या जिसे हम पी और वी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनका काम डिफरेंट है। क्या काम डिफरेंट है वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है वरना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो यहां वेट और सिग्नल होता है उसी तरीके से भी यहां पर भी है।
बट डिफरेंस यही है, सॉरी, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां थोड़ा सा हमें इस काउंटर पे कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं वो क्या होता है। और याद रखना ये जो P और V है ना, ठीक, ये असल में हमारा, जिसको P और V, ये दो टर्म्स है, डच टर्म्स है। आई डोंट रिमेम्बर वो टर्म्स क्या है, यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑन द गूगल। ठीक है, और उस डच टर्म्स का पहला वर्ड पी है, तो सॉरी पहला अल्फाबेट पी है, तो वेट का नाम रखा गया है पी। और डच में ये जो सिग्नल है ना, इसका डच में कोई टर्म होती है जिसका पहला वर्ड है वी। ठीक है, और वही वी यहाँ, सॉरी पहला अल्फाबेट है वी, और वही वी हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, तो पी फंक्शन को हम टू टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पी फंक्शन जो है या वेट फंक्शन, इसमें हम इस काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे ही जो वी है, वी को हम डच में जो टर्म है ना इसके लिए, उसे बोलते हैं टू इंक्रीमेंट। अभी आप देखोगे कि वी फंक्शन में क्या होता है, ये काउंटर वेरिएबल जो है ये इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वेट फंक्शन में ये टेस्ट होता है, और भी कुछ होता है वो हम देखेंगे। सिग्नल फंक्शन में ये इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज ए सेमाफोर। ए सेमाफोर इज ए डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डेटा स्ट्रक्चर में एक काउंटर होता है, और इस काउंटर पे दो फंक्शंस अप्लाई होती है, पी और वी। ठीक है, या पी को हम बोलते हैं वेट, और वी को हम बोलते हैं सिग्नल। और एक चीज, जो हमने थ्रेड की लाइब्रेरी के बारे में बोला है ना, पोसिक्स थ्रेड लाइब्रेरी, उस पोसिक्स थ्रेड लाइब्रेरी में फंक्शन को बोलते हैं ऐसे, हम सेम वेट बोलते हैं, सेम वेट। ठीक है, और जो हमारा वी फंक्शन है, इसे हम सेम सिग्नल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, तो हम सेमाफोर को देखते हैं, सेमाफोर क्या होता है। लेट सपोज मैं एक सेमाफोर बनाता हूं। मेरे पास एक सेमाफोर है, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक सेम टी करके एक सेमाफोर बनाया एस। ठीक है, ये सेमाफोर है। जब मैंने ये सेमाफोर बनाया ना, तो इसका आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, सेमाफोर का एक काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, और इस सेमाफोर पे दो फंक्शंस अप्लाई हो सकती है, सेम वेट और सेम सिग्नल, या जिसे हम पी फंक्शन बोलेंगे और वी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां एक सेमाफोर बनाया इस तरीके से। सबसे पहले सेमाफोर को क्या किया जाता है, इसको इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए पोसिक्स में एक फंक्शन है सेम इनिट, इनिट करके इस फंक्शन को, सॉरी इस जो सेमाफोर है एस सेमाफोर, इसको इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइज का मतलब है जो इसका काउंटर है ना, काउंटर वेरिएबल, इसको इनिशियल वैल्यू दिया जाता है। वो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हमें अपनी मर्जी है हम इसका इनिशियल वैल्यू क्या देंगे। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, वो ऐसे जाता है, सेमाफोर देना पड़ता है, यहां एक नंबर जाता है, और यहां एक वैल्यू जाता है। जो मैं यहां वैल्यू डालूंगा ना, वही वैल्यू इस काउंटर में जाएगा। ठीक है, और यहां जो है, यहां जीरो होगा वैल्यू। ठीक, या कोई नॉन जीरो होगा, दो चीजें हो सकती है। जीरो का मतलब है कि ये वाला सेमाफोर सिर्फ ये प्रोसेस यूज करेगा, पर्टिकुलर प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर जितनी थ्रेड्स है वो यूज करेंगे। अगर मैंने यहां कोई नॉन जीरो वैल्यू डाला, तो उसका मतलब है कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इतना डिटेल तो अभी हमें नहीं देखना है, हमें बस ये दो फंक्शंस देखनी है, पी और वेट। तो हम पी फंक्शन पहले देखते हैं। पी फंक्शन, तो पी फंक्शन को इनपुट क्या जाता है, सेमाफोर, वो हमने कैसे डिक्लेयर किया, सेम टी के साथ। तो ये सेमाफोर इसको गया। ठीक, तो इस पी फंक्शन के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एस का जो काउंटर है, वो डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, एस का काउंटर डिक्रीमेंट होता है। फिर
इसके बाद चेक होता है इस काउंटर का वैल्यू। इफ अगर इस काउंटर का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें वेट करना है। ठीक है, बस इतना ये पी फंक्शन है। मतलब क्या करता है पी फंक्शन? पी फंक्शन पहले काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट करता है, फिर देखता है अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेट। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें आगे जाना है। ठीक। और वी फंक्शन क्या करता है, वी को भी इनपुट जाता है सेमाफोर। तो देखिए वी फंक्शन क्या करता है, वी फंक्शन का एक काम है, ये पहले इस काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, और फिर वेक अप ए थ्रेड वेटिंग। अगर कोई थ्रेड वेट कर रही है उसको वेकअप करो। देखो ये फंक्शन जब चल रही है ना, ये पी फंक्शन, तो अगर काउंटर का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो थ्रेड्स वेट कर रही है, वेट कर रही है, जैसे कंडीशन वेरिएबल में था ना, जो थ्रेड वेट करेगी वो उस कंडीशन वेरिएबल के क्यू में जाएगी। ठीक है, वैसे ही समझो आप, यहां भी एक क्यू है, हर सेमाफोर के साथ एक क्यू है, तो जो जो वेट कर रहा है वो उस क्यू के अंदर वेट है। वेट है मतलब उसकी डिटेल है उस क्यू के अंदर। तो जब वी बोलता है ना कि किसी को वेकअप करो, तो उस क्यू के अंदर अगर लेट सपोज 100 थ्रेड्स वेट कर रही थी, तो उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा और उसको आगे चलाया जाएगा। ठीक, ये पूरा हमारा पी फंक्शन है, और सेम है जैसे हमारा वेट था, पी और ये वी। ठीक, तो और आपको डिफरेंस भी पता है कंडीशन वेरिएबल के वेट और सिग्नल और सेमाफोर के वेट और सिग्नल में। ठीक है, तो क्या है, अभी तक मैं ये रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास सेमाफोर है। ठीक, सेमाफोर एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक वेरिएबल होता है काउंटर, और इस सेमाफोर पे दो फंक्शंस चलती है, पी और वी। पी और वी। पी में क्या होता है, सेमाफोर का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है। ठीक, और फिर अगर इफ काउंटर का वैल्यू नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो वेट करना है। ठीक, बस इतना ही है। और वी का क्या है, वी का है कि पहले इंक्रीमेंट करना है काउंटर का वैल्यू, ठीक है, और फिर किसी ना किसी थ्रेड को वेकअप करना है, एक थ्रेड को, सबको एक साथ नहीं। ठीक है, ये पूरा हमारा सेमाफोर है। और अब हम देखेंगे हम इसको यूज कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, जो ये पी फंक्शन और जो ये वी फंक्शन हो रही है, इसके अंदर बहुत चीजें हो रही है ना, ये दोनों फंक्शंस एटॉमिक है। एटॉमिक का मतलब है कि दोनों फंक्शंस या तो पूरी की पूरी एक साथ चलेगी, ऐसा नहीं कि बीच में थ्रेड होगा, या तो पूरा चलेगा या कुछ नहीं चलेगा। तो दोनों फंक्शंस हमारी एटॉमिक है, पीबी और वीबी। ठीक, और इसके बाद जो हमारे ये सेमाफोर्स होते हैं ना, ये हमारे दो तरीके के सेमाफोर्स होते हैं। एक है जिसे हम बाइनरी सेमाफोर बोलते हैं। बाइनरी सेमाफोर क्या होता है, ये वो सेमाफोर है जिसमें काउंटर का वैल्यू, जो सेमाफोर का काउंटर है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती है। और इस सेमाफोर को हम यूज कर सकते हैं टू इंप्लीमेंट लॉक्स। जो हमने म्यूटेक्स लॉक इंप्लीमेंट किया था ना, वो म्यूटेक्स लॉक हम बाइनरी सेमाफोर से भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा और एक सेमाफोर है जिसे हम काउंटिंग सेमाफोर बोलते हैं। काउंटिंग सेमाफोर वो सेमाफोर है जिसमें काउंटर का वैल्यू बाइनरी नहीं होगा, कोई भी नॉन डिजिट, ये सॉरी, नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा। कभी कभी इसमें नेगेटिव भी चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमें वेट करवाना पड़ता है थ्रेड को, अगर वो नेगेटिव वैल्यू चला गया।
ठीक है, तो हम बाइनरी सेमाफोर भी यूज कर सकते हैं। और मैंने बोला बाइनरी सेमाफोर किसके लिए यूज करेंगे, लॉक्स के लिए, म्यूटेक्स लॉक्स के लिए, और काउंटिंग सेमाफोर भी है। ये जो काउंटिंग सेमाफोर है ना, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं अगर मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है। मल्टीपल रिसोर्सेज मतलब अगर मेरे पास लेट सपोज 5 रिसोर्सेज है, या किसी रिसोर्स की 5 कॉपीज है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास कोई ऐसा है जिसे 5 लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर सिक्स्थ थ्रेड आ गई ना इसको एक्सेस करने के लिए, तो हमें उसे वेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एक काउंटिंग सेमाफोर यूज करना है। ठीक, जिसका हम इनिशियल वैल्यू लेट सपोज हम 5 रखेंगे। इनिशियल वैल्यू सेमाफोर का मतलब उसके काउंटर का वैल्यू 5 रखेंगे। तो जो जो रिसोर्स को यूज कर रहे हैं ना, वो रिसोर्स को यूज करने से पहले वेट करेगा, मतलब पी फंक्शन को चलाएगा। पी फंक्शन का वैल्यू क्या है, पी इनिशियल वैल्यू क्या रखा हमने 5। तो जब पी चलेगा ना, 5 का वैल्यू क्या बन जाएगा 4, क्योंकि पी के अंदर काउंटर का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीमेंट। 4 बन गया। क्या ये काउंटर का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, जब नहीं हुआ तो आगे जाने देंगे। आगे जाने देंगे मतलब कि वो रिसोर्स को यूज करेगा, यूज रिसोर्स। तो हुआ एक बार, मतलब एक रिसोर्स यूज हो रहा है। अब कोई और आया, उसको भी रिसोर्स यूज करना है, तो वो भी पहले वेट करेगा, वेट फंक्शन चलाएगा, मतलब पी फंक्शन। पी फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा सेमाफोर है उसका वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। वैल्यू क्या बना था 4, अब 4 डिक्रीमेंट होके क्या होगा 3। क्या ये लेस देन 0 हुआ, नहीं, तो दूसरा भी यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि आगे चलेगा। अब तीसरा आएगा वो भी यूज करेगा, चौथा आएगा वो भी यूज करेगा, पांचवा आएगा वो भी यूज करेगा। जब पांचवा आएगा ना, सेमाफोर का वैल्यू 0 बना होगा। अब अगर सिक्स आया, देखो पांचों के पांचों रिसोर्स यूज हो रहे, अभी हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। अब कोई सिक्स थ्रेड आई, उसे भी रिसोर्स यूज करना है, तो वो भी पहले किस फंक्शन को चलाएगा, पी फंक्शन को। पी फंक्शन में क्या होता है, सेमाफोर का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। सेमाफोर का वैल्यू क्या था 0, वो क्या बनेगा -1। फिर पी फंक्शन के अंदर क्या होता है, चेक होता है क्या ये माइनस नेगेटिव बन गया, हाँ नेगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव बना तो क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मतलब जो ये सिक्स्थ थ्रेड आई ना, वो रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स 5 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंटिंग सेमाफोर को हम इन सिनेरियोज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को वहां यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बाइनरी सेमाफोर दिखाता हूं, इसको लॉक्स हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बाइनरी सेमाफोर से। देखिए, बाइनरी सेमाफोर मैंने बोला दो चीजें होती है, 0 और 1। लेट सपोज ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक, और मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। लेट से थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है। ये तीनों थ्रेड्स हैं जिनको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। देखिए मैं क्या करता हूं, आपको पता है इससे पहले हम क्या करते थे, जब हमने इससे पहले पढ़ा है, हमने बोला जब अंदर जाना है तो एक्वायर लॉक करना है। ठीक है, जब बाहर जाना है तो रिलीज लॉक करना है। तो जिसे एक्वायर लॉक फंक्शन से बाहर आएगा, एक्वायर लॉक फंक्शन से बाहर आएगा मतलब उसको लॉक फ्री मिल गई। अब वो लॉक उसके पास है, तो वो अंदर जाएगा। अब अगर दूसरा चाहता है ना अंदर जाना, वो भी किसके अंदर जाएगा, एक्वायर लॉक। लेकिन एक्वायर लॉक में उसे लॉक फ्री नहीं मिलेगी, वो ऑलरेडी किसने ली है, T1 ने। तो T2 आगे नहीं जा पाएगा, T3 भी आगे नहीं जा पाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यही सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा ये हम कैसे सेमाफोर से कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक, सॉरी, ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। इसके अंदर हम एक थ्रेड को जाना है, इसके अंदर अलो करना है सिर्फ एक थ्रेड को एट ए पर्टिकुलर टाइम। लेट सपोज 3 थ्रेड से जो इसके अंदर जाना चाहती है, T1, T2 और T3। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सेमाफोर बनाता हूं। सेमाफोर को कैसे बनाते हैं, सेम टी, ये एक सेमाफोर बनाया। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सेम इनिट करके। ठीक है, एंड एस। और मैं चाहता हूं सारी थ्रेड्स यूज इसे करें, तो मैं यहां 0 डालूंगा।
और इसको इनिशियल वैल्यू देना चाहता हूं। लेट सपोज मैंने इनिशियल वैल्यू दिया 1, तो सेमाफोर का जो काउंटर का वैल्यू है ना इनिशियली वो क्या है 1। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब देखिए ये तो हमने सेमाफोर बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, जहां क्रिटिकल सेक्शन है ना उसके ऊपर सेम वेट फंक्शन यूज करेंगे इसी सेमाफोर पे, जो ये वाला सेमाफोर है एंड और लास्ट में सेम सिग्नल फंक्शन यूज करेंगे इसी सेमाफोर पे, या सेम वेट के बदले आप पी भी लिख सकते हो, पी फंक्शन और लास्ट में वी फंक्शन। जरा देखते हैं क्या हो। एम क्या है, ओनली वन थ्रेड शुड एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, बाकी थ्रेड्स क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आनी चाहिए। जब तक वो थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं जाएगी दूसरी थ्रेड अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, ये हमारा एम है। अब देखिए क्या होगा, ये आ गया। लेट सपोज इन तीनों में लेट से T2 पहले यहां है, सेम वेट इसको चला रहा है, और आपको पता है सेम वेट एटॉमिक है, एटॉमिक मतलब ये इसको पूरा चलाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में स्विच हो जाएगा। तो T2 ने चलाया सेम वेट, तो वो क्या करेगा जरा मुझे आप बताइए। सेम वेट के अंदर, या आप सोचिए सेम वेट के अंदर क्या होता है, सेम वेट के अंदर पहले काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा तो कितना वैल्यू बनेगा 0। क्या ये वैल्यू फिर चेक होता है, जो मैंने आपको यहां फंक्शन बोली ना उसके बाद चेक होता है। अगर काउंटर का वैल्यू लेस देन 0 है तो वेट करो। क्या काउंटर का वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं वो तो 0 है, लेस देन 0 नहीं है, तो ये वेट नहीं करेगा सीधे आगे जाएगा। ठीक है, आगे जाके मतलब इस फंक्शन से बाहर जाके किसके अंदर चला गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। कौन चला गया, T2। ठीक है, अब बाहर कौन है, लेट सपोज T2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और इसने स्विच किया, यहां इसने स्विच किया। ठीक है, स्विच किया तो दोनों में लेट सपोज कोई और थ्रेड चलना चाहता है, T1 या T3। लेट से T1 चलेगा। ठीक है, तो जब T1 चलेगा ना, T1 क्या करेगा, T1 जब चलेगा उसको भी ये फंक्शन चलानी है सेम वेट। ठीक है, तो सेम वेट के अंदर ये क्या करेगा, सेम वेट, सेम वेट के अंदर क्या करेगा, पहले काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, काउंटर का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, अब क्या बनेगा -1। ठीक है, -1 जब बना तो आप देखिए यहां फंक्शन जो है ना, अगर काउंटर का वैल्यू नेगेटिव बन गया ये, तो इसको क्या करना है वेट, तो इसका मतलब T1 ने काउंटर का वैल्यू नेगेटिव बनाया तो इसको क्या करना है वेट। तो कौन कर रहा है वेट, यहां मैं क्यू बनाऊंगा, T1 वेट कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज T3 चला, T3 जब चलेगा फिर से वही होगा, इसको वेट करना पड़ेगा T3 को भी। ठीक, और अगर आप देखोगे सेमाफोर का वैल्यू -2 बना होगा। ठीक है, क्योंकि T3 जब चला ना वो भी डिक्रीमेंट करेगा। अब देखिए लेट सपोज T2 की बारी आ गई, वो यहां स्विच किया था, यहां से आगे जाएगा, आगे जाके क्या करेगा, सेम सिग्नल। सेम सिग्नल क्या करता है, इसका इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो काउंटर का वैल्यू -2 था उसको इंक्रीमेंट करके -1 बनाएगा। ठीक है, और क्या करेगा सेम सिग्नल, और क्या करता है, एक तो इंक्रीमेंट करता है और वेकअप करता है। वेकअप मतलब जो थ्रेड्स वेट कर रही है वो कौन है, T1 और T3। इन दोनों में से एक को चूज करेगा और उसको चलाएगा, किसी को भी। लेट सपोज इसने T3 को चूज किया, तो क्या होगा, T3 जाएगा। ठीक है, T3 भी अपना काम करेगा, लास्ट में क्या करेगा, सेम सिग्नल। सेम सिग्नल मतलब ये इस वैल्यू को -1 को इंक्रीमेंट करके क्या बनाएगा, 0। ठीक है, 0 जब बनाया तो और क्या करेगा, सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं करेगा, जो थ्रेड वेट कर रही है, T3 तो बाहर निकल गया, अब कौन वेट कर रहा है, T1। T1 को बोलेगा अब तुम चल सकते हो, तो अब T1 आएगा क्रिटिकल सेक्शन में। T1 क्रिटिकल सेक्शन में आया, अपना काम खत्म किया, लास्ट में सेम सिग्नल करेगा, 0 का वैल्यू 1 बनाएगा। ठीक है, और आप देखिए, आप जो मैंने अभी आपको समझाए इसमें क्या हुआ, हमारा जो म्यूटेक्स लॉक काम कर रहा था ना वही हमने करवाया यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हमने देखा कि सेमाफोर से हम म्यूटेक्स लॉक लॉक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेमाफोर से हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, जो हम कंडीशन वेरिएबल से कर रहे थे ना वो हम सेमाफोर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये फंक्शन है F1 और ये फंक्शन है F2।
हम चाहते हैं पहले F1 चले, या सॉरी पहले F2 चले फिर F1 चले। तो हम क्या करेंगे, एक सेमाफोर बनाएंगे। ये सेमाफोर है S, और इसका इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे। आप ध्यान से देखना, इसका इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखा। हम चाहते हैं पहले F2 चलना चाहिए फिर F1। तो हम क्या करेंगे, यहां F2 के बाद सेम सिग्नल फंक्शन यूज करेंगे इसी सेमाफोर पे, और F1 से पहले सेम वेट फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए आप, लेट से पहले ये चल रहा है, हम चाहते हैं पहले फंक्शन 2 चलनी चाहिए। लेट सपोज पहले इसने रन किया, ये वाला, इस थ्रेड ने ये रन किया, तो ये क्या करेगा, सेम वेट में क्या होता है, वेट फंक्शन में s का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। s का वैल्यू क्या है, 0, ये क्या बनेगा, -1। और हमें पता है वेट में चेक होता है, अगर ये वैल्यू -1 बना तो वेट करना है, तो इसका मतलब T1 वेट करेगा। तो T1 वेट कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है, यहां पर वेट कर रहा है, ठीक है। उतने में लेट सपोज ये स्विच हो गया और यहां जो थ्रेड 2 है वो चल गई मतलब वो F2 को रन करेगा, ठीक है। F2 को रन करने के बाद क्या करेगा, सेम सिग्नल क्या करता है, इंक्रीमेंट करेगा सेमाफोर का वैल्यू। सेमाफोर का वैल्यू -1 था, तो -1 को 0 बनाएगा, ठीक है। और सेम सिग्नल क्या करेगा, वेकअप करेगा। तो इसके बाद ये वेकअप करेगा, किसको वेकअप करेगा, जो वेट कर रहा है। वेट कौन कर रहा है, T1। तो इसका मतलब इसके बाद जब यहां ये पहुंचा ना T2, उसके बाद चलेगा यहां आगे T1। तो देखिए पहले F2 चला फिर F1 हुआ, और हमने ये किससे किया, यूजिंग सेमाफोर, ठीक। तो सेमाफोर से आप दोनों चीजें कर सकते हो, जो आप लॉग से कर सकते थे, और जो आप कंडीशन वेरिएबल से कर सकते थे। तो दोनों चीज आपने सेमाफोर से की, ठीक। और जो मैंने आपको और एक कंडीशन वेरिएबल में हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम दिखाई थी, और मैंने दिखाया था आपको हाउ वी कैन यूज म्यूटेक्स लॉग एंड कंडीशन वेरिएबल्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। अब मैंने बोला म्यूटेक्स लॉग भी सेमाफोर से हो सकता है, कंडीशन वेरिएबल भी सेमाफोर से हो सकता है। तो अब आपका काम है, आप इसको सोचिए या इंटरनेट सर्फ करिए, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए यूजिंग सेमाफोर्स। ये आपका होमवर्क है, यूजिंग सेमाफोर्स आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। ये पहला काम है। मैं आपको और भी कुछ इसके बाद प्रॉब्लम्स देता हूं, जिन प्रॉब्लम्स पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो है जिसपे आपको होमवर्क करना है, वो है डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ठीक है। डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम क्या बोलता है, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम बोल रहा है हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है और 5 फिलोसफर्स हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5, ठीक है। ये 5 फिलोसफर्स है। तो ये फिलोसफर्स क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास यहां फॉर्क है, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्क से, फॉर्क जिससे ये खाएंगे। तो ये सोच रहे खा रहे, सोच रहे खा रहे, देखिए। और खाने के लिए कोई भी फिलोसफर है ना, उसे 2 फोर्कस चाहिए। तो ये 2 फोर्कस उठाएगा, खाएगा, और फिर वापस नीचे रखेगा। इस प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है, लेट सपोज पांचों के पांचों फिलोसफर सोच रहे हैं, और सेम टाइम पे इन्होंने खाना स्टार्ट किया। और खाना जब स्टार्ट किया, सबने क्या किया, अपना जो लेफ्ट वाला है फॉर्क वो उठाया। तो P1 ने ये वाला फॉर्क उठाया, P2 ने ये वाला फॉर्क उठाया, P3 ने ये वाला फॉर्क उठाया, P4 ने ये वाला, और P5 ने ये वाला। तो हर एक के पास एक एक फॉर्क है, ठीक है। लेकिन खाना 2 फोर्क से। तो क्या होगा, हर कोई वेट करेगा एक दूसरे का। जैसे P5 जो यहां है ना हमारा, इसके पास ये वाला है, ठीक है। अब ये वेट कर रहा है इस वाले का, P1 का, लेकिन ये P1 ने रखा है। P1 खुद वेट कर रहा है P2 का, P2 खुद वेट कर रहा है P3 का, P3 खुद वेट कर रहा है P4 का, P4 खुद वेट कर रहा है P5 का। तो यहां ये फिलोसफर्स एक दूसरे का वेट कर रहे हैं इन सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन मतलब इस तरीके से
कि कोई भी खा नहीं पाएगा और सब स्टक हो जाएंगे, तो यहां हमारा डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, यहां डेडलॉक होगा। ठीक, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा यूजिंग लॉक, लॉक से सॉल्यूशन देंगे, लेकिन आपको ये काम फिर घर में खुद मतलब होमवर्क करना है कि उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं बस आपको आइडिया दूंगा। क्या आइडिया है कि जो हमारे चार फिलोसफर से P1, P2, P3, P4, जब भी ये फॉर्क उठाना चाहेंगे, ये वाले कोई भी P5 भी, जब भी कोई फॉर्क उठाएंगे ना, फॉर्क उठाने से पहले ये लॉक, एक्वायर लॉक करेंगे। तो हर फॉर्क का, जो हमारे पास 5 फॉर्क्स है ना, फॉर्क 1, फॉर्क 2, फॉर्क 3, फॉर्क 4, फॉर्क 5, हमारे पास लेट सपोज हर एक के लिए अपना लॉक वेरिएबल है, अपना लॉक है। ठीक है, तो किसी फिलोसफर को अगर कोई फॉर्क उठाना है, तो सबसे पहले वो उस फॉर्क के लिए लॉक एक्वायर करेगा। अगर उसे लॉक मिल गया, ठीक है, उस फॉर्क के लिए, तो वो उस फॉर्क को उठाएगा। अगर लॉक नहीं मिला, लॉक नहीं मिलने का मतलब है कि किसी और के पास उसका लॉक है, किसी और के पास उसका लॉक है मतलब कोई और वो फॉर्क यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एक चीज रूल लगाएंगे। क्या हमने रूल लगाया? पहला रूल है टू टेक ए फॉर्क, एक्वायर इट्स लॉक। ठीक है, तो दूसरा रूल है, दूसरा रूल, हर कोई फिलोसफर, एवरी फिलोसफर फर्स्ट पिक्स लेफ्ट एंड देन राइट फॉर्क। तो पहले लेफ्ट उठाएगा, ठीक, लेफ्ट फॉर्क उठाएगा, उसके बाद राइट फॉर्क उठाएगा, हर फिलोसफर। और ये रूल, ये वाला जो दूसरा है ना, फिफ्थ के लिए, सिर्फ जो फिफ्थ फिलोसफर है ना, उसके लिए हम सिर्फ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कि वो पहले राइट उठाएगा, उसके बाद लेफ्ट उठाएगा। चारों के चारों पहले लेफ्ट उठाएंगे, फिर राइट उठाएंगे। मतलब पहले लेफ्ट के लिए उनको एक्वायर लॉक करना है, अगर वो मिला तब जाके वो राइट का लॉक एक्वायर करेंगे। सिर्फ हम फिफ्थ के लिए ये चेंज करेंगे, फिफ्थ वाला पहले राइट का लॉक लेगा, उसके बाद लेफ्ट का। अगर हम ये कर पाए, ये इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो ये डेडलॉक की प्रॉब्लम है यहां, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आपका काम है इसका कोड देखना कि इस कोड को, इस ये जो 5 लॉक्स हम यूज कर रहे हैं, ये हम कोड में कैसे लिखेंगे। तो ये पहला आपका काम है। और उससे पहले जो मैंने आपको बोला है, सेमाफोर से यूज करना टू सॉल्व द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद और एक चीज है हमारे पास जिसके बारे में हमें मतलब पढ़ना है, और एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, क्या मतलब है ये प्रॉब्लम, ये मैं आपको समझाता हूं। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, देखिए रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम में क्या होता है। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम बोलता है कि अगर कोई सिनेरियो है, लेट सपोज हमारी फाइल रीडिंग है, जो हमारी फाइल है, ये एक रिसोर्स है, इस फाइल को मल्टीपल लोग या मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस करना चाहते हैं, इस फाइल को। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक, देखो, अगर मुझे लेट से 6 थ्रेड्स हैं, 6 थ्रेड्स, और 6 के 6 थ्रेड्स चाहते हैं हम इसको रीड करें, इस फाइल को, 6 के 6 थ्रेड्स, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 के 6 थ्रेड्स रीड कर सकते हैं, क्योंकि रीड में कोई अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होगा, हमारे पास एक है जो बोलता है मुझे राइट करना है फाइल में, ठीक है, और दूसरा है वो बोलता है मुझे भी राइट करना है, तो इस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अगर इसने राइट किया ना, और इसको पता ही नहीं उसने राइट किया है, ये नए से उसको ओवर राइट करेगा, तो उससे उससे प्रॉब्लम होगी। तो उसका मतलब उस वक्त हमें फाइल को, दोनों को एट अ टाइम राइट नहीं करने देंगे।
जब तक एक राइट खत्म नहीं करेगा दूसरा राइट नहीं कर सकता है, और जब तक दूसरा राइट नहीं करेगा तीसरा मतलब पहला राइट नहीं कर सकता है। ठीक है। और एक चीज, और अगर एक फाइल है, यही फाइल है जिसको कुछ लोग रीड कर रहे हैं, ठीक, अगर उसी वक्त किसी ने बोला ना मैं राइट करूंगा, वो भी हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग रीड कर रहे हैं, इन्होंने रीड किया, रीड करने के बाद अगर इसने अपडेट किया ना तो इनको ये अपडेट पता ही नहीं चलेगा। ठीक। तो आप लोगों को इस सिनेरियो में आपको देखना है, पहला, अगर सब रीड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हेलो, नो प्रॉब्लम, हेलो। ठीक है। दूसरा, अगर कोई रीड कर रहा है, अगर कोई रीड कर रहा है, देन डोंट अलो एनीवन टू राइट। ठीक है। तीसरा, अगर कोई राइट कर रहा है, देन डोंट अलो एनीवन टू रीड और राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रख, ये भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा, वो भी आपको खुद देखना है कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, हम बोलेंगे हमारे पास दो तरीके की लॉक्स हैं, एक है रीड लॉक, ठीक है, और एक है राइट लॉक। रीड लॉक और राइट लॉक, ठीक है, ये हमारे पास दो लॉक्स हैं। अब क्या करना है, जब भी किसी को रीड करना है, रीड, ठीक, उसको सबसे पहले एक्वायर करना है, एक्वायर रीड लॉक। इस लॉक को एक्वायर करना है, किसी को भी रीड करना है। ठीक है। और रीड लॉक में क्या है, रीड लॉक कैसे हम इसको एक्वायर करने देंगे, कोड कैसे होगा, कोड होगा इसके अंदर, अगर ये पहला रीडर है, सबसे पहला रीडर, ठीक, इफ इट इज फर्स्ट रीडर, ठीक है, फर्स्ट रीडर मतलब इससे पहले कोई रीडर नहीं था, सबसे पहले क्या करेगा, ये एक्वायर करेगा राइट लॉक को भी, एक्वायर राइट लॉक। क्यों राइट लॉक, इसको तो राइट करना ही नहीं है, ये मैं अभी बताऊंगा। इसलिए ये एक्वायर राइट लॉक करेगा क्योंकि अगर कोई रीड कर रहा है, हम चाहते उसके बाद कोई राइट ना करे। ठीक है। और अगर ये पहला रीडर नहीं है, हमें सीधे इसे हम करेंगे इंक्रीमेंट रीडर, मतलब हम सिर्फ याद रखेंगे कितने रीडर्स हैं और अलो करेंगे, अलो, अलो टू रीड। ठीक है, समझ आया। तो देखिए, पहला रीडर आया, उसने देखा कि मैं पहला रीडर हूं, ठीक है, मैं पहला रीडर हूं तो मैं राइट लॉक लेके रखता हूं। क्यों लेके रखता हूं वो हम बाद में देखेंगे, उसका यूज क्या है। और मैं नंबर ऑफ रीडर्स इंक्रीमेंट करूंगा, ये तो पहला है तो नंबर ऑफ रीडर्स 1 बनेंगे। अब दूसरा रीडर आया, दूसरा रीडर भी एक्वायर लॉक करेगा, और वो देखेगा मैं तो पहला रीडर ही नहीं हूं, तो उसे ये एक्वायर लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे इंक्रीमेंट करेगा रीडर और चलेगा। तीसरा आएगा, तीसरा भी चलेगा, चौथा भी चलेगा। लेट सपोज कोई राइटर आ गया, उसको राइट करना है, और ऑलरेडी हमारे पास 5 रीडर्स है जो रीड कर रहे हैं, तो जो राइटर आएगा ना, ठीक है, राइटर जो है, राइटर, राइटर को राइट करने के लिए, देखो जैसे रीडर को रीड करने के लिए पहले क्या करना है, एक्वायर रीड लॉक, वैसे राइटर को राइट करने के लिए पहले क्या करना है, एक्वायर राइट लॉक। ठीक है। और वो क्या करेगा, जब वो एक्वायर राइट लॉक करेगा ना, लेकिन राइट लॉक ऑलरेडी पहले रीडर ने पकड़ के रखा है ना, तो राइटर को ये आगे जाने नहीं देगा, इसे ये लॉक मिलेगी नहीं, ये ऑलरेडी किसी रीडर के पास है, तो राइटर वेट करेगा। ठीक है, जब राइटर वेट करेगा तो वो तब तक वेट करेगा जब तक यहां से सारे रीडर्स खत्म नहीं करेंगे, मतलब कि हर रीडर जब खत्म करेगा ना, वो रिलीज रीड लॉक करेगा। रिलीज रीड लॉक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिक्रीमेंट होगा नंबर ऑफ रीडर्स, नंबर ऑफ
रीडर। और अगर इफ लास्ट रीडर, अभी अगर ये लास्ट वाला रीडर है जो खत्म हो रहा है, जो रिलीज रीड लॉक कर रहा है, लास्ट वाला रीडर है, सारे बाहर निकल गए, अगर लास्ट रीडर है वो लास्ट रीडर रिलीज करेगा राइट लॉक को, लास्ट वाला रीडर। ठीक है, अब लास्ट वाला रीडर जो है उसने रिलीज किया राइट लॉक को, जब रिलीज किया राइट लॉक को तो उसका मतलब अब कोई रीडर नहीं है उस फाइल के लिए, तो अब हम इस राइटर को आगे जाने देंगे। और जब यहां से ये रिलीज होगा ना राइट लॉक, तो ये तो वेट कर रहा था ये राइटर, अब ये आगे जा सकता है और राइट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रीडर राइटर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया, 3 काम आपको इंप्लीमेंट करने हैं। पहला, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है यूजिंग सेमाफोर्स। डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है यूजिंग लॉक्स, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया ताकि डेडलॉक ना हो। और तीसरा, रीडर राइटर प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है मतलब इसका कोड लिखना है यूजिंग रीड लॉक्स एंड राइट लॉक्स। ठीक है, तो यहां हमारा सिंक्रोनाइजेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। लेकिन एक टॉपिक है जो इसमें, जो इसके रिलेटेड है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो ये डेडलॉक्स है। ठीक है, ये डेडलॉक क्या होता है और इसको हम कैसे मतलब रिजॉल्व, इस डेडलॉक की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज हमें पढ़नी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो हमने लॉक्स या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ा ना, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रामर का। ठीक है, प्रोग्रामर को देखना है मुझे किस जगह पे लॉक्स यूज करने हैं और किस जगह पे मुझे सेमाफोर्स यूज करने हैं और किस तरीके से करने हैं। ये पूरा प्रोग्रामर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो और एक चीज कि ये जो प्रोग्रामर है वो जब भी मल्टीपल थ्रेड्स लिख रहा है, मल्टीपल थ्रेडिंग प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम लिख रहा है, उसको देखना है मेरे प्रोग्राम में अगर ऑर्डर चेंज हो सकता है तो कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्डरिंग की वजह से। ठीक है, और यहां अगर मुझे किसी जगह पहले किसी एक को जाने देना है फिर दूसरे को जाने देना है, ये सारे सिनेरियोज उसे अपने प्रोग्राम में देखने हैं और अपने प्रोग्राम में देख के लॉक्स और सेमाफोर्स का यूज करना है। और आपको जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है या ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का कोड है, उस कर्नल के अंदर भी बहुत सारी थ्रेड्स चलती रहती है और वो थ्रेड्स मल्टीपल रिसोर्सेज या मल्टीपल फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अंदर भी हमें इन लॉक्स और सेमाफोर्स या कंडीशन वेरिएबल्स का यूज होता है। जैसा कि जो हमने क्लास में पढ़ते थे XV6, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये चीजें यूज करता है, लेकिन वो ज्यादातर यूज करता है लॉक्स, ठीक है, और कंडीशन वेरिएबल्स। XV6 में सेमाफोर्स यूज नहीं होते। ठीक है, सेमाफोर्स यूज नहीं होते, वहां सिर्फ लॉक्स यूज होते हैं और कंडीशन वेरिएबल यूज होते हैं। और जैसे कंडीशन वेरिएबल में 2 फंक्शंस होती है ना, वेट और दूसरी होती है सिग्नल। ठीक है, वहां उस वेट के बदले वो यूज करते हैं फंक्शन स्लीप और सिग्नल के लिए फंक्शन यूज करते हैं वेकअप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, XV6 कोड को भी थोड़ा देख लोगे, वहां देखोगे कहां ये सिंक्रोनाइजेशन यूज होता है और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे। ओके, सो मैं यहां ये पर्टिकुलर लेक्चर मतलब रोकता हूं। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हम कंकरेंसी इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे थे ना, यूजिंग लॉक्स, यूजिंग सेमाफोर्स, यूजिंग कंडीशन वेरिएबल्स, इस कंकरेंस, इन सॉल्यूशंस के बीच में हमारे सिस्टम में या प्रोसेस में कुछ बग्स आते हैं जिनको हम कंकरेंसी बग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारे कोड में कोई बग आ सकता है। ठीक है, एक वेल नोन बग है जो हमारे सॉल्यूशन की वजह से आ सकता है, जिसे हम कंकरेंसी बग बोलते हैं, और वो बग है डेडलॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपको दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है हमारे इन चीजों को यूज करने से। अगर हमने केयरफुली यूज नहीं किया तो ये बग हो सकता है, डेडलॉक का बग, और इस डेडलॉक के बग को हम कैसे
देखेंगे कैसे एड्रेस करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा। तो यहां हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।